जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। बाहुबली सीरीज में आपका आज फिर स्वागत है और आज हम आपके फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर के बाहुबली प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे उत्तर सहित। याद कीजिए, हमने पॉलिटिकल साइंस को हमेशा एक फिल्म की कहानी की तरह समझा है क्योंकि फिल्म हमारे याद रहती है। अब मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से सुनना भी है। अब बात यह होगी भी सुने क्यों? क्योंकि देखिए, लिखे हुए तो आपकी किताब में हर जगह है, लेकिन सुनने से भी मेमोरी पावर है वो शार्प होती है। इसलिए हर पढ़ने वाले बच्चे को, हर एक संकल्प लेने वाले बच्चे को मैं ये कहूँगा, आप, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम खराब ही नहीं करेंगे, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे और हम सेकंड चैप्टर को अच्छे से तैयार है वो कर लेंगे। क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार। जीत से पहले कुछ भी मंजूर नहीं है, जीतना अपनी फितरत है। और स्टार्ट करते हैं एक मैचिंग वाले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपके सामने एक तरफ कुछ तथ्य हैं और उनके सामने कुछ तथ्य लिखे हुए हैं, इनको मैचिंग करना है क्योंकि एक प्रश्न आपका मैचिंग का आएगा, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आए और भले ही वो किसी अन्य चैप्टर से आए। मिखाइल गोर्बाचेव, शॉक थेरेपी, रूस, बोरिस येल्सिन, वारसा, और इनके सामने तथ्य लिखे हुए हैं। मैचिंग करने के बाद कहानी इस प्रकार से हो जाएगी और इस प्रकार से आपको कॉपी के अंदर लिखना है। सही करके सामने लिख दीजिएगा बस। मिखाइल गोर्बाचेव सुधारों की शुरुआत की थी सोवियत संघ में। शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना जब उसका विघटन हो गया। बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति रहे हैं और वारसा एक सैन्य समझौता था। आपको पता है सोवियत संघ अपने गुट को लेकर नाटो के विरोध में एक वारसा संधि लेकर आए थे। तो इस प्रकार से मैचिंग वाले प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं और जिस चैप्टर के पीछे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, रिक्त स्थान हो, मैचिंग वाले हो, अच्छे से तैयार करने हैं क्योंकि आपको बताया हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस बहुत मजेदार विषय है, एंजॉय करेंगे तो आनंद आएगा, फिल्म है ये तो। अगला दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के 4 कारण बताइए। छप गया ये तो प्रश्न। 4 कारण बताने हैं जिसकी वजह से सोवियत संघ में उसने सुधार किए गोर्बाचेव। तो निम्न बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। एक, वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। दूसरा, पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारना चाहता था। तीसरा, धीमी अर्थव्यवस्था को वो स्पीड देना चाहता था और जनता की आकांक्षाओं को यानी जनता की इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। ये 4 वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी वजह से गोर्बाचेव पर दबाव पड़ा भी सोवियत संघ में सुधार लाया जाए। चारों लाइन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इतना लिखोगे पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है अगर 2 नंबर का प्रश्न यहां से उठता है तो। अगला प्रश्न देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपको पता है ना, सेकंड चैप्टर से भी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं वो बड़े वाले आने हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण। अभी हमने क्या किया, गोर्बाचेव सुधार के लिए क्यों बाध्य हुआ। अब है भी सोवियत संघ का विघटन होने के 2 कारण बताइए। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से सोवियत संघ है वो टूट गया। पहली बात करें, इस प्रकार से आप पहले हेडिंग बना सकते हो सोवियत संघ के विघटन के कारण। पहला, सोवियत संघ की संस्थाएं, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं हो चाहे आर्थिक संस्थाएं हो, अपनी आंतरिक कमजोरी के कारण लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकी। एक तो ये कारण रहा। उसके बाद बात करें दूसरे कारण की, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी क्योंकि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों को परमाणु हथियार और सैन्य सामान पर लगाया था। तो अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दो भी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी तो भी सही। क्यों हो गई ये भी अगर तथ्य आप याद रखना चाहें, क्योंकि उसने अपना पैसा किस पे लगाया, उसने हथियारों पर लगाया, आर्मी पर ज्यादा पैसा लगाया, जनता को तो भूल ही गई। तीसरे कारण की बात समझे तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, आपको पता है सोवियत संघ की जो धुरी पार्टी थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई थी और प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है वो वहां पर बहुत बढ़ गया था, लोगों का मोह भंग होता जा रहा था।
राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। जो आपको पता है 15 जो देश थे उनके अंदर एक सुगबुगाहट शुरू हो गई भी हमें आजाद होना है, क्योंकि उनके अंदर भी राष्ट्रीयता और एक संप्रभु देश बनाने का जो भाव है वो उत्पन्न हो रहा था, जो सोवियत संघ के विघटन का सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आपने 4 कारण पढ़े हैं यहां पर, चारों याद रखो, वरना एक चीज ध्यान रखिए, 2 तो अच्छे से आपको तैयार करना है, कुछ भी नहीं कर सकते तो 2 कारण जरूर कर लीजिएगा भी सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण बताइए। अब बात करें भी, चलो ये कारण थे, इनकी वजह से सोवियत संघ का 15 देशों में विघटन हो गया। अब बात आती है इसका रिजल्ट क्या रहा, सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रमुख परिणाम बताइए, इससे क्या फर्क पड़ा सोवियत संघ में। तो 2 महत्वपूर्ण तथ्य है भी, सोवियत संघ के विघटन से सबसे बड़ी बात, शीत युद्ध कोल्ड वार एरा जो चल रहा था वो समाप्त हो गया और हथियारों की होड़, हथियारों की दौड़ भी समाप्त हो गई। दूसरा, सोवियत संघ के विघटन से द्विध्रुवीयता का अंत हो गया, जो 2 महाशक्तियां बनी बैठी थी उनका अंत हो गया। अब अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया। तो ये बहुत बढ़िया प्यारे 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 प्रश्न हैं, जो यही मिल जाएंगे आपको छपे हुए वहां पर, और बात वही, आपका विश्वास है तो यही आएंगे, वरना तो फिर जो होगा देखा जाएगा। पर क्या करोगे आप, छपे तो यही है, सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम। इसके बाद अगला प्रश्न, आपको पता है सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वहां पर अमेरिका का जो सिस्टम था, पूंजीवाद वाला सिस्टम था, उसको लाना था। उसके लिए क्या अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो प्रश्न आ गया, शॉक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसके 2 परिणाम बताइए। चाहे यह प्रश्न ऐसे आ जाए भी शॉक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था, प्रश्न किसी रूप में आ जाए उत्तर सेम रहेगा। चलिएगा इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले शॉक थेरेपी के अर्थ की बात। शॉक थेरेपी का अर्थ है चोट पहुंचाकर उपचार करना, यानी थप्पड़ मारकर पुचकारना, वो शॉक थेरेपी थी, वहां चोट पहुंचाकर उपचार करना। यह पूर्व सोवियत संघ के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल था। यानी सीधी सी बात, जहां पर साम्यवादी विचारधारा चल रही थी वहां पर पूंजीवाद को एस्टेब्लिश्ड है वो करना था, इस प्रकार का ये एक मॉडल था। और परिणाम की बात करें तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का शॉक थेरेपी से सबसे अच्छा, शॉक थेरेपी को सबसे अच्छा तरीका नहीं कहा जा सकता। पहले तो ये लाइन लिखेंगे, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये शॉक थेरेपी अच्छा तरीका नहीं था। इसके कुछ कारणों की बात भी लिखते हैं आप साथ में। शॉक थेरेपी से सोवियत संघ के पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। उसकी जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसको भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। इससे लोगों की जमा पूंजी है वो समाप्त होगी। उसका औद्योगिक सिस्टम जो था वो सारा खत्म हो गया। 90% उद्योग है वो बिक गए। आपको याद होगा दुनिया की सबसे बड़ी गैराज सेल की संज्ञा है वो दी गई थी। सब कुछ तहस नहस होता जा रहा था। इसी प्रकार बात करें तो सामूहिक खेती की प्रणाली है वहां पर समाप्त हो गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। तो शॉक थेरेपी अपनाने का बहुत बड़ा नुकसान है वो सोवियत संघ को, रशिया को उठाना पड़ा। तो इस प्रकार से शॉक थेरेपी क्या है और उसके परिणाम आप तैयार कर सकते हो। 4 पॉइंट आप लिखे क्योंकि 2-2 नंबर के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली कोई 2 विशेषताओं को बताइए। तो पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में डिफरेंस बताना है, उसकी 2 विशेषताएं बतानी है। प्रश्न को अच्छे से समझे, सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिएगा 2 महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हैं कि सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, जबकि पूंजीवादी देशों में मुक्त व्यापार नीति को अपनाया गया। दूसरा है सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, जबकि पूंजीवादी देशों ने उदारवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया।
तो ये सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी सोवियत संघ और अमेरिका का जो सिस्टम था उनके अंदर दो डिफरेंस है, यानी दो विशेषताएं हैं अंतर के रूप में। आप ये याद कीजिए, यानी समझना है आपको। मैं बात याद की कह रहा हूं, लेकिन आप याद कीजिए मैंने आपको क्या कहा, इनसे बात करनी है। बात करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, और याद करने बैठोगे तो फिर वही भूलने का डर रहेगा। इसलिए आपको तो सिर्फ बात करनी है, इनसे समझना है। अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, सोवियत सिस्टम से, तो उसको बताना है, 2 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। तो इतना उत्तर है वो पर्याप्त है। सोवियत प्रणाली 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई, यानी इसका जन्म हुआ। ये समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक यानी समानता वाला समाज है उसकी जरूरत से प्रेरित थी। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं लिख दें साथ में। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। दूसरा, सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। तो 2 नंबर के प्रश्न के अंदर इतना उत्तर है वो पर्याप्त है। भी सोवियत सिस्टम क्या है? हाँ, ये नहीं है भी अगर आपको कुछ और भी तैयार है लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान भारत व सोवियत संघ के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की विवेचना कीजिए। इसके अंदर प्रश्न पर आप गौर करें। जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत और सोवियत संघ के बीच, यहां 2 प्रश्न के रूप में आप याद रखना, आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए और दूसरा प्रश्न हो गया राजनीतिक संबंधों की विवेचना कीजिए। तो ये एक प्रश्न नहीं 2 है, तो आपको इसको उस रूप में ही याद रखना है भी भारत और सोवियत संघ के आर्थिक संबंधों के बारे में बताइए और राजनीतिक संबंधों में। तो पहले हम भारत और रशिया के शीत युद्ध के दौरान आर्थिक संबंधों की बात कर लेते हैं, लेन देन की, पैसों की बात कर लेते हैं भाई। तो पहले हेडिंग बना सकते हो इस प्रकार से, भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंध। पहला कि सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी हमें। चाहे हमारे जो इस्पात संयंत्र थे, ये भिलाई वाले, बोकारो वाले, इनकी सहायता में रशिया ने हमारी खूब मदद की थी। तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक यानी सरकारी उद्योगों की स्थापना में आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। दूसरा, भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी तब सोवियत संघ ने रुपए के माध्यम से भारत के साथ व्यापार किया था। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिए 2 नंबर के हिसाब से। अब एक प्रश्न के रूप में और कर लेते हैं भी भारत और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक संबंध का प्रश्न आ जाए तो क्या करना है? तो पहला, अब राजनीतिक पॉलिटिकल रूप से देखिएगा, सोवियत संघ ने कश्मीर के मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को समर्थन दिया। तो ये मित्रता ही है, अपनापन ही होता है। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत का समर्थन दिया और सोवियत संघ ने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत की मदद की थी। और आपको याद होगा अच्छे से 1971 के युद्ध से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, दिसंबर 1971 में। तो इस प्रकार से भारत और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान के आर्थिक और राजनीतिक संबंध है, वो भी आप अच्छे से दिमाग में सेट कर ले, इनसे बात कीजिए। आज आपने देखा एक तो मैचिंग वाला प्रश्न है सिर्फ, और उसके अलावा अगर बात करें तो सिर्फ 7 ही प्रश्न है। आप इस चैप्टर के इन 7 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको समझना है, इनसे बात करनी है, आप रफ काम कर सकते हो, घबराइए नहीं, समय ही समय है। अगर इंजॉय करोगे अच्छे से, क्योंकि इन फर्स्ट बुक के सभी छोटे क्वेश्चनों के ऊपर ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, रिक्त स्थान सब की बातें हो चुकी है। और आप कहें भी सर वन लाइनर नहीं कराई, आपको फिर बताना चाहूं, जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं उनको आप अच्छे से समझ लें, बस उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव, उन्हीं में से रिक्त स्थान, उन्हीं में से वन लाइनर आ जाएंगे। फिर भी कुछ बचता है तो अभी अपने पास 5-7 दिन का टाइम है। आपको किसी प्रकार से कोई समस्याएं दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस बात करनी है, अपने आप को तैयार रखना है। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं इस फेस्टिवल को जीतने के लिए भी। अब की बार 90 पार। चलिएगा, शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।